नमस्कार बच्चों। तो ये हम लोग ने पिछली बार डिस्कशन में यहाँ तक रखा था कि ड्रूड ने जब अपना मॉडल डेवलप करना शुरू किया कंडक्टिविटी को स्पेसिफाई करने के लिए मेटल्स की, तो उन्होंने देखा कि जो न्यूटन्स लॉ को सीधे तौर पर अगर हम अप्लाई करें उस फोर्स कंडीशन में, तो ये दिखता है कि एक सैचुरेशन वैल्यू आनी चाहिए, एक वेलोसिटी जो है, क्योंकि करंट फाइनाइटली बढ़ती नहीं रहती है वोल्टेज अप्लाई करने पर, वो एक वैल्यू पे आके सेट हो जाती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है मेटल के अंदर, वो एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ये तभी पहुंचेगा जब आपका डैम्पिंग इफेक्ट, ये जो गामा है, ये डैम्पिंग फैक्टर की तरह से, डैम्पिंग फैक्टर मतलब जो इस वेलोसिटी के लगातार बढ़ने वाली टेंडेंसी को ख़त्म करके उसको सैचुरेट कर दे एक वैल्यू के बाद। तो अब इसकी भी बात होनी शुरू हुई कि जब तक ये डैम्पिंग फैक्टर नहीं हम खोज पाएंगे, तब तक हम इस बात को नहीं समझा पाएंगे कि क्यों किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बढ़ती है और फिर बढ़ के एक सैचुरेशन वैल्यू पर आ जाती है। तो अब यहाँ से आगे ड्रूड को आवश्यकता थी, ज़रूरत थी कि वो किसी थ्योरी के माध्यम से इस डैम्पिंग इफेक्ट को समझा पाएँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उससे पहले डेवलप हो चुकी थी, जिसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ जैसी वेलोसिटी क्लॉसियस वगैरह लोग डेवलप कर रहे थे। तो ड्रूड को वहाँ से आइडिया मिलता है कि क्यों ना हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस को इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करें। ये जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जिनको गैस की तरह ट्रीट किया जा सकता है, उस पर अप्लाई करें। और फिर उन्होंने यहाँ से अपनी थ्योरी को डेवलप करना शुरू किया। तो अब हम पढ़ेंगे ड्रूड्स जो कैलकुलेशन या ड्रूड्स थ्योरी जो थी, उसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, ड्रूड ने ये कहा कि जब हम बहुत सारे गैस इलेक्ट्रॉन को एक गैस की तरह से ले लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो कि आयनों टक्कर कर रहे हैं, तो इनकी टक्करें होते होते क्या होता होगा कि इनके बीच में एक एवरेज वेलोसिटी की बात आनी शुरू हो जाती होगी। कहने का मतलब है, वो ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास मेटल है और इसके अंदर बहुत सारे ये एटम्स हैं, आयन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन आयनों से टकरा रहे हैं, इस तरह से रैंडमली मूव कर रहे हैं आगे इस तरह से, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप V1 निकालो, V2 निकालो, V3 निकालो, V4 निकालो, इन सबका एवरेज कर लो, तो आप एक एवरेज वेलोसिटी पा जाओगे। और वो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो एक टाइम के साथ जुड़ा होगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के होने में जो समय लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इस तरह के एजम्पशन को वो ले रहे थे। तो ड्रूड ने क्या कहा कि बाई अज्यूमिंग ऑल दिस थिंग, कि इसके अंदर ये टक्करें हो रही होंगी, और काइनेटिक थ्योरी के मॉडल को अडॉप्ट करके उन्होंने फार्मूला एक डेवलप किया कि वी सेचुरेशन, हम सीधे तौर पर फार्मूला लिख रहे हैं, वी सेचुरेशन इज माइनस कितना होगा, देखो फार्मूला ऐसा है कुछ कि m dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो यहाँ से dv इज इक्वल टू जाएगा माइनस क्यू ई बाई एम ई इंटू डी टी, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लेंगे, तो v सेचुरेशन बराबर हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम ई टाउ। तो उन्होंने इस तरह की इक्वेशन डेवलप की। डायमेंशनली सब क्लू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ डी टी है, तो उन्होंने उस एवरेज वगैरह को ले करके, कैलकुलेशन है, अच्छा खासा कैलकुलेशन, हम सीधे रिजल्ट पे आते हैं। तो उन्होंने सैचुरेशन वेलोसिटी की वैल्यू, जो कि ये वैल्यू थी, उसको उन्होंने इस तरह से निकाला। ठीक है, आप लिखेंगे द करंट डेंसिटी इन कंडक्टर, द करंट डेंसिटी इन कंडक्टर, J बराबर क्या था, माइनस एन क्यू वी सेचुरेशन हो जाएगा, माइनस एन क्यू इस माइनस क्यू ई बाई एम ई टाउ हो जाएगा, प्लस एन क्यू स्क्वायर ई बाई एम ई टाउ। तो J की वैल्यू इस तरह से फार्मूला आ जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन क्यू स्क्वायर टाउ बाई एम ई। तो आप देखोगे एक फार्मूला हो गया, J बराबर सम एम क्यू स्क्वायर टाउ एम ई। अब ये जो फार्मूला था, ये उससे पहले एक फार्मूला और होता है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से हम देखते हैं, तो J बराबर होता है सिग्मा टाइम E। दिस इज द कंडक्टिविटी, दिस इज द
कंडक्टिविटी। तो अगर हम ओम्स लॉ, जो कि आप V = IR लिखते हो, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख पाओगे। तो यहाँ पर ये सिग्मा है, ये कंडक्टिविटी को शो करता है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखो और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखने पर हम पाते हैं कंडक्टिविटी बराबर NQ² टाउ ME। ये वैल्यू हमारे पास कंडक्टिविटी की आ जाती है। तो इस कंडक्टिविटी की वैल्यू को जब वो रखते हैं और फिर आगे और कैलकुलेशन होता है कि देखो भाई, एल्यूमिनियम के लिए N की वैल्यू कुछ और होगी, उसके अंदर आयनों की डेंसिटी कुछ और होगी, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है चेंज हो जाएगा। तो जैसे रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, तो एल्यूमिनियम के लिए जो कंडक्टिविटी है वो कुछ और हो जाएगी। ऐसे ही आयरन के लिए कुछ और हो जाएगी। तो जो हम लोग शुरू में पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि देखा ये जा रहा था कि डिफरेंट मटेरियल्स की कंडक्टिविटी डिफरेंट थी, उस डिफरेंस को हम इस फार्मूले से देख सकते हैं। तो जब ये थ्योरी इंप्लीमेंट होती है, ड्रूड का ये मॉडल इंप्लीमेंट होता है, तो ये काफ़ी हद तक एक तो ओम्स लॉ को ही समझा ले जा रहा है, उसके अलावा स्पेसिफिक हीट की बातों को समझा ले रहा था, टेम्परेचर डिपेंडेंसी को समझा ले रहा था। मतलब एक अच्छा खासा उस समय का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कंडक्टर्स के बारे में, उन ऑब्जर्वेशंस को हम इस थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहे थे, विच इज़ अ काइंड ऑफ सक्सेस ऑफ अ थ्योरी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो समय ऐसा था कि जब नए नए विचार आ रहे थे। 1905 में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ डुअलिटी ऑफ लाइट लेके आते हैं। फिर उसके बाद 1913 तक आते आते एटॉमिक मॉडल आ जाता है, बोहर का एटॉमिक मॉडल आ जाता है। उसी के बीच में न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो जाती है। हम न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है, वेव मैकेनिक्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। और 1926 में जो है श्रोडिंगर अपनी इक्वेशन प्रपोज करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको कि हम भौतिक की दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी समय मानते हैं। 1926 में वेव मैकेनिक्स डेवलप हो जाती है और फिर 1927 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाते हैं। ये सब ऐसे बदलाव होते हैं जो पिछले 1900 से 1926 के बीच में, 1900 में थ्योरी आई थी और अगले 25 सालों में फिजिक्स की दुनिया में कुछ बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव इतने क्रांतिकारी होते हैं, इतने सारे रिजल्ट्स वहाँ आने शुरू हो जाते हैं, जो कि इस ड्रूड मॉडल के लिए एक चैलेंज होते हैं कि भाई ड्रूड मॉडल में जो अजम्पशंस माने गए थे, उन अजम्पशंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया जाता है। तो इस तरह से फिर आवश्यकता पड़नी शुरू हो जाती है कि हमें ड्रूड मॉडल को मॉडिफाई करना पड़ेगा और वो काम समरफील्ड ने किया था। समरफील्ड वाज अनदर ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने जो है इस मॉडल को डेवलप को रेक्टिफाई किया और 1926 तक आते आते हमारी जो समझ आ गई थी, हमारी समझ जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हो चुकी थी, हमारी समझ जो एटॉमिक सिस्टम के बारे में हो चुकी थी विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसको अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद हम इस थ्योरी को मॉडिफाई कर ले जाते हैं। तो हमारे पास क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। और लेटर ऑन उस क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मॉडिफिकेशन करके फिर हम ब्लॉक थ्योरम, क्रोनिग-पेनी मॉडल और बैंड थ्योरी और जो हम प्रेजेंट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है मटेरियल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो उनका हमें मालूम है, वहाँ तक हम उसकी एक्सप्लेनेशन ले जाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम मान सकते हैं कि ये इक्वेशन जो थी वो ड्रूड मॉडल के सक्सेस को शो कर रही थी, क्योंकि ड्रूड मॉडल यहाँ शो कर रहे थे कि डिफरेंट टाउ होने पर, रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट होने पर, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होने पर हम मटेरियल की जो कंडक्टिविटी का वेरिएशन है उसको हम शो कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द फेलियर या प्रॉब्लम ऑफ द ड्रूड मॉडल। ड्रूड मॉडल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें दिखाई पड़ रही थी, चलो हम उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, बिकॉज उन्हीं प्रॉब्लम को समझ कर फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम उनको रिजॉल्व कैसे किया गया उसको समझ पाएंगे। तो हम एक तरह से फेलियर्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि इसके फेलियर क्या थे। तो एक तो ये था कि उससे पहले ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसको हम कहते हैं हॉल इफ़ेक्ट। तो हॉल इफ़ेक्ट में क्या होता है, एक मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, उसमें करंट फ्लो कराते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस मटेरियल के अंदर कंडक्टर लिया, तो कंडक्टर अगर आपके पास, सपोज ये आपके पास कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर पर आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, इस तरह से करंट फ्लो कराते हो। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो और करंट फ्लो कराते हो तो दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो होगा ये कि इस सरफेस पर प्लस चार्ज और इस सरफेस पर माइनस चार्ज इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो कंडक्टर में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड लगाने पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, एक सरफेस के अलॉन्ग क्या होता है, एक वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हॉल वोल्टेज
वोल्टेज कहते हैं, और ये वोल्टेज का डेवलप होना ही हॉल इफेक्ट कहलाता है। तो जैसे ही हॉल इफेक्ट आता है तो हॉल इफेक्ट में एक टर्म आता है जिसे कहते हैं हॉल कोफिशिएंट। तो हॉल कोफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/-n⁵, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हॉल इफेक्ट की वैल्यू ये होती है, जहाँ n इज़ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल। अब जब ये इफेक्ट होता है तो ड्रूड मॉडल जो था, ड्रूड मॉडल जो कि ड्रूड ने डेवलप किया था, वो हॉल इफेक्ट में इस डिपेंडेंसी को समझा ले जाता है। वो समझा ले जाता है जैसे हल्के एटम है, जैसे मान लो सोडियम है, इवन लिथियम है, सोडियम है, ये सब सिंगल वैलेंट इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम एलिमेंट हैं, पोटेशियम है, सीजियम है, ऐसे एलिमेंट के लिए ये जो हॉल कोफिशिएंट की निगेटिव वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है, उसको हम इस इफेक्ट से अच्छी तरह समझा ले जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे बेरिलियम है, ठीक है, इंडियम है, मैग्नीशियम है, इन सारे एलिमेंट के लिए जब ड्रूड की थ्योरी अप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करते, क्योंकि इन टर्म्स के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए जो हॉल कोफिशिएंट है वो प्लस में आता है। मतलब हॉल कोफिशिएंट में साइन जो है माइनस से बजाय प्लस हो जाता है। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इवन गोल्ड और सिल्वर, ऐसे थोड़ा हैवी एलिमेंट के लिए भी हमारा ड्रूड मॉडल अच्छे से काम करता है। उसके हिसाब से भी हमारा हॉल कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। बट फॉर सच एलिमेंट्स है, इंडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसे एलिमेंट में हॉल कोफिशिएंट एक्सपेरिमेंटली पॉजिटिव आता है, बट द थ्योरी कहती नहीं, इट शुड बी नेगेटिव। तो अब यहाँ पर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मैच नहीं करते हैं, तो इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक कि भाई क्यों नहीं हो रहा, थ्योरी से हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। एक तो ये हो गया है। एक और था कि अगर हम किसी मटेरियल को लेते हैं, जैसे हमने लोहा लिया और लोहे का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको कहते हैं मैग्नेटो रेजिस्टेंस। तो अगर हम मैग्नेटो रेजिस्टेंस निकालते हैं, मैग्नेटो रेजिस्टेंस, अगर हम किसी एलिमेंट का मैग्नेटो रेजिस्टेंस निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं mr, रो mr मतलब रेजिस्टिविटी मैग्नेटो रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो थ्योरी के हिसाब से होता है me(n)q² टाउ। तो जो मैग्नेटो रेजिस्टेंस होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, और जो ये कहता है कि फील्ड इंडिपेंडेंट है, मतलब थ्योरी के हिसाब से इसमें कोई फील्ड का रोल नहीं आना चाहिए। तो ड्रूड की थ्योरी कहती है कि मैग्नेटो रेजिस्टेंस जो होगा उसका इस तरह का फॉर्मूला होना चाहिए और इसमें कोई फील्ड का रोल नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का रोल नहीं होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब हम इसको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर फील्ड का रोल आता है। तो अब थ्योरी के हिसाब से फील्ड का रोल आना नहीं चाहिए और एक्सपेरिमेंट कहता है कि फील्ड का रोल तो आएगा। तो इस तरह से थ्योरी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है इस मैग्नेटो रेजिस्टेंस के इफ़ेक्ट को। एक चीज़ और ज़रा समझ लें, जो ड्रूड की थ्योरी है वो कहती है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स जो होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होने चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होने चाहिए। बट एट लो टेम्परेचर हम ये देखते हैं कि जैसे आप किसी सॉलिड का टेम्परेचर कम करते हो तो उसकी स्पेसिफिक हीट तेज़ी से घटती है, यानी कि वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं रह गई है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड हो रही है। और डिपेंड भी कुछ इस तरह से हो रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वो घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक हीट घटती है। तो ये एक फैक्टर होता है, ये एक फैक्टर है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स does not remains independent of the temperature at low temperature। यहाँ लिख देते हैं at low temperature it decreases, at low temperature it decreases। कौन decreases? specific heat, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो at low temperature it decreases, ये हो गया। उसके अलावा अगर हम टेम्परेचर का रोल देखें यहाँ पर कंडक्टिविटी के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्रूड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ड्रूड्स थ्योरी कंडक्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए अंडर रूट टेम्परेचर के। कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो अंडर रूट टेम्परेचर होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है,
एक्सपेरिमेंटली कंडक्टिविटी होती है 1/T के। तो इस तरह से ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हम टेम्परेचर और कंडक्टिविटी के साथ जब रिलेशन देखते हैं मेटल्स के लिए तो थ्योरी के हिसाब से ये होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली वो ये होती है। अब एक चीज़ और हम समझें कि आखिर इन सारी समस्याओं की जड़ कहाँ है। इन सारी समस्याओं की जड़ जो है वो कुछ बेसिक अजम्पशंस में है, क्योंकि ड्रूड मॉडल ने कहा था कि कोई फील्ड नहीं होती है, हम इलेक्ट्रॉनों की फील्ड की इंटरेक्शन को नहीं मान रहे हैं। चलो वो भी चलो ठीक है। एक जो बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि जो ड्रूड ने क्या किया था, ड्रूड का आइडिया ये था कि जो मैक्सवेल की थ्योरी है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की थ्योरी है, अबाउट व्हाट, बोल्ट्जमैन की थ्योरी है फॉर गैसेस, बोल्ट्जमैन थ्योरी फॉर गैसेस। तो गैसेस की थ्योरी उन्होंने किस पे अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रॉन पर। क्योंकि 1900 में उन्होंने ये चीज़ सोची कि गैसेस इलेक्ट्रॉन्स इन द चैम्बर आर वेरी मच लाइक गैसेस, और ये चीज़ ठीक भी थी। शुरुआत के समय में कुछ हद तक ये सही भी रही, तभी उसने ओम्स लॉ इन सबको एक्सप्लेन किया। लेकिन धीरे धीरे जब हम क्वांटम मैकेनिकली डेवलप होते गए, जब हम क्वांटम मैकेनिकली सेंसिबल होते गए, हमारी समझ ग्रो करती गई, तो हमने ये पाया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी यूनिक काइंड ऑफ पार्टिकल। इवन they have the wave behavior, वेव पार्टिकल डुअलिटी कहती है, उनके पास वेव जैसा बिहेवियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लॉ फॉलो नहीं करते हैं, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लॉ फॉलो नहीं करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो लॉ है, या जिसको कहा जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, this is a very unique kind of law which is applicable for the gas molecule, heavy elements के लिए follow होता है। but electrons are very special kind of particle, एक क्वांटम पार्टिकल है। क्वांटम मतलब ये क्वांटम रूल फॉलो करते हैं, इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जैसी प्रॉपर्टी होती है जो गैस मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती है। तो क्लासिकल जो पार्टिकल है लाइक गैस मॉलिक्यूल, दे आर फॉलोइंग अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ statistics, that is the Maxwell-Boltzmann statistics, but electrons are ultra kind of weird particle, और ऐसे पार्टिकल हैं जो स्पिन की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो स्पिन की प्रॉपर्टी रखने की वजह से इनके साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल आके जुड़ जाता है, that is the Pauli exclusion principle। पाउली का एक भेदभावपूर्ण वाला नियम लग जाता है कि दो क्वांटम नंबर के सेम इलेक्ट्रॉन एक साथ एक एनर्जी लेवल को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो जाते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस गैस मॉलिक्यूल पे काम नहीं करते हैं। तो मैक्सवेल लॉ तो जाहिर सी बात है इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर की बात है। तो अब सवाल होता है इलेक्ट्रॉन जो पाउली लॉ को फॉलो करते हैं, इनके लिए किस तरह का स्टैटिस्टिक्स काम करना पड़ता है। तो इनके लिए हम एक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फॉलोइंग अ न्यू काइंड ऑफ लॉज, न्यू काइंड ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अब खुद आप सोचो, ये चीज़ हमें, इसमें ऐसा नहीं कि ड्रूड की कोई गलती है, ड्रूड ने अपने ज़माने में जो सोचा बहुत बढ़िया सोचा, लेकिन समय के साथ हमारी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, हमने कुछ बड़ी क्रांतिकारी खोजें की। तो आप खुद ही सोचो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम कौन सी थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की, जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्चुअल बिहेव करते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बिहेव करते हैं मैक्सवेल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि ड्रूड के जो भी एडवांस रिजल्ट थे वो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो बिहेवियर के बारे में उनका अंदाज़ा था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ कुछ हद तक। तो कुछ हद तक जो मोटे मोटे तौर पे एनालिसिस थी वो तो सही साबित हुई, लेकिन जब हम और गहरे टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी का व्यवहार, उसमें क्वांटम रूल प्ले करना शुरू कर देंगे, स्पेसिफिक हीट का लो टेम्परेचर पे व्यवहार, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के हिसाब से मटेरियल का व्यवहार, इन सब की जब हम बात करना शुरू कर देंगे तो ये जो क्वांटम रूल है, स्पिन का रूल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, दे बिकम अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। और जब ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट वहाँ पर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस लॉ के हिसाब से सोची गई बातें हैं वो काम नहीं करेगी। ये सब कौन सोच रहा था? ये सब सोमरफील्ड सोच रहे थे। तो ये तो फेलियर्स हो गए कि इस तरह के होते हैं। अब हम अगर बात करें कि इस फेलियर को कैसे दूर किया गया, तो 1926 से लेकर के 1928 तक का जो समय था उसमें हमने कुछ बिल्कुल नए नए तरह की मैथमेटिक्स जिसको क्वांटम वेव मैकेनिक्स या न्यू क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की, और उन सब को यूज करके आई थिंक 1928 का जो समय रहा
उस समय समरफील्ड ने क्या किया, समरफील्ड ने एक थ्योरी डेवलप की, समरफील्ड डेवलप्ड या डेवलप क्या कह लो, मॉडिफाइड कह लो, डेवलप्ड या मॉडिफाइड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, समरफील्ड डेवलप्ड और मॉडिफाइड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड दिस बिकम्स, इसको एक बड़ा ही स्पेसिफिक नाम था, लेट मी फाइंड द नेम, उसका एक नाम था, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, दिस वाज द फर्मी गैस या सो उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को एक नई थ्योरी से रिप्लेस कर दिया, थ्योरी ऑफ फर्मी गैस। उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक नए तरह से प्रेजेंट किया, फर्मी गैस। तो फर्मी गैस थ्योरी इज बेसिकली द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का क्वांटम वर्जन। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ड्रूड की थी, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो क्वांटम वर्जन था, दैट इज कॉल्ड द फर्मी गैस थ्योरी। व्हाई इट इज कॉल्ड फर्मी गैस थ्योरी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल विच आर फॉलोइंग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ड्रूड ने अप्लाई किया था, विच वॉज रॉन्ग, जो कि आगे गलत साबित हो गया। तो कौन सी थ्योरी को उन्होंने अप्लाई किया? उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को अप्लाई किया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1928 में सोमरफील्ड अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स मीन्स द श्रोडिंगर इक्वेशन, डेवलप द वेव मैकेनिक्स ओवर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जो बेसिक क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे अप्लाई किया एंड डेवलप द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बाय कंसिडरिंग द केस ऑफ फर्मी गैस। क्वांटम वर्जन उसका डेवलप किया। तो क्लासिकल थ्योरी सजेस्टेड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, जो कि हम लोग बात ही कर रहे थे। बट द क्वांटम थ्योरी सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटम पार्टिकल। तो क्लासिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हर तरफ जाने के लिए फ्री है, कोई भी एनर्जी के साथ कहीं भी दाएं बाएं आए बाएं साएं जा सकता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं नहीं भी, इलेक्ट्रॉन क्वांटम पार्टिकल है, उसके ऊपर एनर्जी रखने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कोई भी एनर्जी नहीं रख सकती, वो वही एनर्जी रख सकती है जो कि पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से उसको अलाउड है। तो वही लिखा है। अब उसमें इसके हिसाब से ये होता है कि अगर हम एट 0 केल्विन टेम्परेचर कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल टू द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल इज गिवन बाय फर्मी एनर्जी वैल्यू। तो अब वहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ कहते हैं कि काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, काइनेटिक थ्योरी कहती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि कोई भी जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। किसी गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसके टेम्परेचर के हिसाब से होती है। तो अगर आपने टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 केल्विन कर दिया तो गैस की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जानी चाहिए। दिस इज द अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बट जब क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं समरफील्ड, वो कहते हैं जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर अगर कर भी दोगे किसी मेटल का, तो भी एक लोवेस्ट एनर्जी होगी, मतलब 0 तो नहीं होगी, एक लोवेस्ट एनर्जी होगी, और 0 केल्विन पर भी एक हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर कर भी दोगे तो भी किस इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पूरी एनर्जी 0 नहीं होगी, उसकी एनर्जी एक रेंज में होगी। तो उस समय उसकी जो लोवेस्ट एनर्जी होगी और जो हाईएस्ट एनर्जी होगी, उसके बीच का जो गैप होगा, उस गैप को हम कहेंगे फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी, क्योंकि ये फर्मी डिराक लॉ के हिसाब से होता है, तो उसको उन्होंने फर्मी एनर्जी कहा। वही लिखा है यहाँ पर, इस बाय फर्मी एनर्जी। सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जी वैल्यूज डिफरेंट वेलोसिटीज आर आल्सो पॉसिबल। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होंगी, जो कि उनके पास कुछ एनर्जी का रेंज है। काइनेटिक थ्योरी में ये सब खत्म हो चुका होगा। काइनेटिक थ्योरी कहती है गैसेस के 0 केल्विन टेम्परेचर पे कुछ भी वेलोसिटी की बात नहीं कह सकते हो। बट समरफील्ड कहते हैं नो, देयर मस्ट बी अ वेलोसिटी बिकॉज देयर इज सम एनर्जीज। 0 केल्विन पर भी कुछ एनर्जीज हैं। अब इन एनर्जीज के होने का रूल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स बताता है क्यों ये एनर्जी होनी चाहिए। तो वो डीप में वहाँ पे जाने पर पता चलता है। तो समरफील्ड कहते हैं कि काइनेटिक थ्योरी में जिन सिचुएशंस में वेलोसिटी 0 हो जाती है, हम देखते हैं उन सिचुएशन में भी वेलोसिटी का रेंज है। लोवेस्ट वेलोसिटी से लेकर के हाईएस्ट वेलोसिटी की एक रेंज आती है। तो इसकी वजह से समरफील्ड कहते हैं कि हम 0 केल्विन पे भी एक वेलोसिटी स्पेस की बात कर सकते हैं। वेलोसिटी स्पेस का मतलब है डिफरेंट वेलोसिटी की पॉसिबिलिटी की हम बात कर सकते हैं। सो इन दिस वे समरफील्ड डेवलप द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बाय कंसिडरिंग द
द न्यूली डेवलप्ड क्वांटम रूल्स सच एज द पाउली-स्क्रूजन प्रिंसिपल एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स टू एक्सप्लेन मैनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। सो टू गेट, अब उसके बाद फिर क्या होता है, फिर फर्दर, ये एक बेसिक एजम्पशन था। इसके बाद फिर आगे जब इन चीज़ों को समझ में आ गया, हमें लगा कि हाँ भाई, क्वांटम मैकेनिक्स ही वो रास्ता है जिसके थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की समझ को और बढ़ा सकते हैं, तो फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात करनी शुरू की। और यहाँ पर हम एक पढ़ेंगे कि सोमरफील्ड एक बड़ा फिगर यहाँ होते हैं। तो सोमरफील्ड एक कंसेप्ट को प्रपोज करते हैं इसी सिचुएशन में, एनर्जी क्वांटाइजेशन की कंडीशन को सोमरफील्ड प्रपोज करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, और वो होगा पी, और पहले तो हम उसे पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी क्वांटाइजेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन जब आप पढ़ लोगे तो आप फिर बैंड कैसे बनते हैं इस आइडिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। तो बैंड क्यों बनते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड, फॉरबिडन बैंड, गैप, ये सब क्यों होते हैं, इस आइडिया की तरफ हमारा जो विकास होगा वो तब होगा जब हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की स्थिति को पढ़ेंगे। और इसी के दौरान हम कुछ के वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये के वेक्टर्स होगा। आपको के वेक्टर्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में आपको बैंड डायग्राम जब पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ पर एनर्जी और के बीच का एक रिलेशन समझाया जाएगा। ई के डायग्राम जिसको हम कहते हैं वो समझाएंगे। ई के डायग्राम के थ्रू ही हम अपने एक तरह से कह सकते हो जो पूरा बैंड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपरली समझा सकते हैं। विदाउट यूजिंग दिस ई के डायग्राम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दिस थिंग। ओके, तो इतना है जो हम लोग आगे अभी हमें करना है, अभी हमें समझना है। तो चलिए फिर अगली क्लास मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।